क्या बात है, देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं मनन गुप्ता जी का। मनन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच उदित जी, बड़ी मेहरबानी। और साथ साथ हम स्वागत करना चाहते हैं पिछले हफ्ते की तरह डॉक्टर शारदा साहब का। शारदा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम पर। युधिष्ठिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरी तरफ से अभिनंदन। शाह साहब, इंडिया में नई सरकार बनी है, कनाडा इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी हमने की है, और कनाडा के रिलेशनशिप कैसे होंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे हमारे दर्शकों के साथ कि जो हाल ही में सार्क नेशन के सारे जो प्रीमियर्स थे वो वहां पर पहुंचे, नवाज शरीफ साहब भी पहुंचे। इसके अलावा इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, और इंडिया और रशिया की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शारदा साहब, आपके साथ इंडिया और अगर हम कनाडा की बात करें, व्हाट डू यू थिंक कि कैसे रिलेशनशिप रहेंगे नई सरकार के साथ? बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे। उसका रीजन ये है कि कनाडा को चाहिए बहुत बड़ी मार्केट अपना स्टफ बेचने के लिए, अपनी गुड्स बेचने के लिए, और हिंदुस्तान को भी चाहिए मार्केट। सो मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों का ही बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। हार्पर साहब 2 बार इंडिया हो आए हैं, और मोदी साहब जो हैं वो तो आप पहले ही जानते हो कि बिजनेस लाइक्ड पर्सन है, तो वो तो बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं दुनिया में जहां भी हो सके। तो मेरा ख्याल है कि आने वाला फ्यूचर जो है, अगर वाकई फ्री ट्रेड ट्रीटी हो जाती है तो दैट विल हेल्प इंडिया एज वेल एज कनाडा बोथ। देखिए, कनाडा के पास बहुत बड़े ऐसे माइनिंग गुड्स हैं जो कि इंडिया को चाहिए, जैसे कि पोटैश है, ऑयल है, नेचुरल गैस है जी, और यहाँ से और भी चीज़ें जो हैं वो जा सकती हैं। लंबर है, लंबर देखिए हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी जो कमी है वो है लंबर की। मतलब वहाँ पर लकड़ी जो है वो नहीं मिलती। अब लकड़ी जो है वो मलेशिया से आ रही है, लकड़ी जो है वो इंडोनेशिया से आ रही है, यहाँ से भी जा रही है बहुत लकड़ी जी, ब्रिटिश कोलंबिया से, लेकिन उनको और भी वहाँ लंबर चाहिए, क्योंकि लंबर का जो काम है वो वहाँ पर तकरीबन बिल्कुल काफ़ी मेरे अपने ही कुछ रिश्तेदार हैं इस लकड़ी के बिजनेस में, तो उनको बहुत तकलीफ आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये 3-4 चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है, और हिंदुस्तान से यहाँ पर आगे ही काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन और चीज़ें जो हैं वो भी आ सकती हैं। मेरा ख्याल है कि आने वाली चीज़ों में मैं ये भी बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स पहले ही काफ़ी आ रहे हैं, एंड जॉन बेड कह रहे थे कि दोनों तरफ, एक तो स्टूडेंट्स काफ़ी इन्वाइट करने की बात भी वो कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्टूडेंट्स वो वहाँ से बुलाने की बात कर रहे हैं, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड्स हैं, कनाडा ऑल्सो वांट्स सर्टेनली अ पाई इन दैट। और बॉलीवुड की काफ़ी सारी फिल्में अब थोड़ा और रूल्स रिलैक्स कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ और बॉलीवुड की फिल्में भी यहाँ पर शूट हों। मनन जी, आपके साथ मैं पूछना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब इंडिया आए, वापस गए, ओवरऑल क्या रिएक्शन है यहाँ पर हमारे? अगर हम कनाडा में बात करें, कम्युनिटी क्या बात कर रही है? कम्युनिटी काफ़ी जी उत्सुक है कि अच्छे रिलेशंस दोनों देशों में हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और नवाज शरीफ साहब ने आकर इंडिया में जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, दैट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। और उनके साथ साथ सार्क कंट्रीज के और जो सी लीडरशिप आई, आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी गुड पॉजिटिव स्टार्ट टू द लॉन्च ऑफ मोदी गवर्नमेंट। और डेफिनेटली एक मेजोरिटी सरकार बनी है। सो मेजोरिटी सरकार बनने से क्या है कि उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी आसान हो गया है। सो लेट्स होप कि जो सा मोमेंटम है वो आगे आने वाले दिनों में और बढ़िया पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ता रहे। शर साहब, द आइस हैज बीन ब्रोकन, द हैंडशेक वी ऑल विटनेस्ड, एंड बहुत अच्छे एक्सचेंजेस भी हुए हैं, लेकिन डू यू थिंक के विल मूव फॉरवर्ड? क्योंकि ये पहले भी होता रहा है, देन सडनली समथिंग रॉन्ग हैपेंस एंड टॉक्स आर डीरेल्ड। नवाज शरीफ की ये बहुत बड़ी इच्छा है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, कि जैसे 1999 में उन्होंने एक काम शुरू किया था, वो उसको देखना चाहते हैं, उसका एंड रिजल्ट। तो मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से तो कोई हिच नहीं होगी। अगर हिच होगी तो वो सिर्फ मोदी साहब की तरफ से हो सकती है, क्योंकि मोदी साहब के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है आरएसएस का। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी साहब की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो डेफिनेटली आरएसएस को अपने साथ लेके चल सकते हैं इन केस ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद अकेला डिसीजन नहीं कर सकता, उसको आईएसआई और उसको जो वहाँ की आर्मी है उसके साथ बैठ के डिसीजन करना पड़ता है कि वो हिंदुस्तान के लिए क्या करें या क्या ना करें। तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में मोदी इज इन ए पोजीशन टू टेक हिज ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन। और मुझे ये लगता है कि आप देखेंगे अगले 1-2 साल में डेफिनेटली बेहतर रिलेशंस होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि ये 2 लीडर कर सकते हैं। ठीक है। मनोज जी, अगर हम बात करें चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप की, नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पहले जा भी चुके हैं, और मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना, जब वो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पर गुजरात में कर भी चुका है, और जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी साहब का वहाँ काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। सो हाउ डू यू सी इंडो चाइना रिलेशनशिप? देखिए, इंडो चाइना रिलेशंस में भी काफ़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि दोनों ही ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, दोनों ही बिजनेस हैवी इकोनॉमीज हैं। सो सिंस नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात में जो एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट पैदा किया था, ही विल डेफिनेटली लाइक टू हैव दैट
एनवायरमेंट थ्रू आउट इंडिया। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि चाइना जो सी इक्वली कंपीटिंग पावर है, उनके साथ वो मिलजुल कर अगर बिजनेस एनवायरमेंट बढ़ता है तो वी आर इन विन सिचुएशन। मेरा अपना ख्याल है युद्धवीर जी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, जो बैलेंस, पेमेंट बैलेंस है, वो बहुत गलत है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, जिसके लिए मोदी साहब बहुत वरीड है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, पॉलिटिकल। अब देखिए, आज ही चाइना ने बहुत बड़ा जी ऑब्जेक्शन किया मोदी साहब को, उन्होंने ऑफिशियल ऑब्जेक्शन भेजी है कि आपने अपनी स्वेरिंग सेरेमनी में जी तिब्बतनों को क्यों बुलाया। तो इस किस्म की जो छोटे छोटे जो रिलेशनशिप हैं, वो चाइनीज़ जो है समटाइम्स सीरियस ले लेते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि चाइना और हिंदुस्तान का कोई मेल नहीं है। चाइना बहुत आगे है इंडिया से, बहुत ही आगे। मैं ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं कि चाइना इज परहैप्स 10 टाइम्स अहेड देन इंडिया। सो वहाँ पर चाइना का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। तो मोदी साहब किस तरीके से उसको रिलेट करते हैं, किस तरीके से उसको टैकल करते हैं, ये आने वाले ज़माने में देखना पड़ेगा। हमें ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, इसको ज़रूर ठीक करना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान में हर साल घाटे ही पड़ते रहेंगे। शाह साहब, मैं यहाँ पर ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज चाइना और अमेरिका की जो राइवलरीज हैं, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर का बायलैटरल ट्रेड वहाँ पर शुरू हो चुका है, जिस कारण मेरे ख्याल से वो अब लड़ाई लड़ने की सूरत में नहीं। इसी तरह इंडिया और चाइना की बात करें, अराउंड $80 बिलियन बायलैटरल ट्रेड है, बढ़ता चला जा रहा है। आई थिंक वेरी सून विल सी 100 बिलियन हो जाएगा, $100 बिलियन बायलैटरल हो जाएगा। तो इस तनाज़े में मैं शाह साहब ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह कि देखिए, चाइनीज प्रीमियर जैसे ही वो बने हैं, सबसे पहला उनका जो दौरा था वो इंडिया था। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे जो चाइनीज एम्बेसडर है वहाँ पे, जो अभी रिसेंट एम्बेसडर हैं, वो वहाँ पर बड़े सारे आर्टिकल्स लिखवाते हैं, बड़े सारे एडिटोरियल भेजते हैं इंडो चाइना रिलेशनशिप को इनकरेज करने के लिए। और मोदी सरकार के आते ही उन्होंने कहा है कि नाउ इज द टाइम टू शेयर द कॉमन ड्रीम्स। एक बार फिर बड़ी बड़ी अखबारों में मैं देख रहा हूँ कि जो चाइनीज एम्बेसडर हैं वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से भी और इनिशिएटिव चाइना की तरफ से भी, जो मुझे लग रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि वो हमसे 10 गुना, विदाउट एनी डाउट। देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें, चाइना अगर $150 बिलियन अपने डिफेंस पर खर्च करता है, तो अमेरिका $800 बिलियन खर्च करता है। हम 35-40 बिलियन करते हैं, हम 100 बिलियन नहीं खर्च कर सकते डिफेंस के ऊपर। वो बात आपकी मानी। नहीं, इकोनॉमी देखिए युद्धवीर जी, इकोनॉमी में कितना डिफरेंस है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी है 1.75 ट्रिलियन के करीब, उनकी इकोनॉमी है 8 ट्रिलियन के करीब। अब इकोनॉमी देखिए कितना डिफरेंस है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो प्रोडक्शन का सिस्टम है चाइना में, दैट इज मच अहेड देन इंडिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये बात ठीक है कि रिलेशनशिप जो है दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि हमारा आगे बढ़े, लेकिन ट्रेड का जो डेफिसिट है जी, उसको भी तो किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना तो डेफिसिट ही चलता जाएगा और फिर एक ही कंट्री जो है वो फायदा उठाता जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, यू आर राइट, बट यू नो कहीं ना कहीं तो हम जहां पर भी बायलैटरल ट्रेड होता है वहां पर आपको कुछ खोते भी हैं और आप हमेशा कुछ पाते भी हैं। मैं ये समझता हूँ। शाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे इंडो यूएस रिलेशनशिप का क्या होगा। पहले तो वीज़ा नहीं दिया जा रहा था, अब खुद ही सबसे पहले कॉल की ओबामा साहब ने, बधाई भी दी, और 29 नवंबर या 26 नवंबर की अब डिस्कशन जो है वो भी हो रही है कि इंडिया और यूएस रिलेशनशिप के बारे में। नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना, इट डज नॉट मैटर कि 2005 में उनका वीजा जो था वो बंद कर दिया गया था एज चीफ मिनिस्टर। इट डज नॉट मैटर। कोई भी आदमी जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है किसी कंट्री का, तो उसको वीजे की जरूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली जब उसको इन्वाइट किया जाता है तो वो हेड ऑफ द स्टेट बन के आता है और उसको वीजा की जरूरत नहीं होती है, शारदा साहब का कहना है। लेकिन यहाँ पर हमें लेना पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक। वीजा तो डेफिनेटली मिलना ही था, इट्स बाय डिफॉल्ट वीजा लग गया, लेकिन वीजा लगने के अलावा रिलेशनशिप इंडिया और अमेरिका के किस तरह के रहेंगे, खासकर क्या वो मन में कुछ मलाल रखेंगे। खासकर ये भी बहुत बातें की जा रही हैं कि सबको धन्यवाद किया अपने ट्विटर अकाउंट पर बराक ओबामा साहब ने, कॉल भी की, जॉन कैरी साहब ने भी बड़ी सारी दावतों की पेशकश की, लेकिन सबसे लेट ट्विटर पे सबसे लेट उन्होंने जो धन्यवाद किया वो अमेरिका का किया। क्या मन में कुछ खटास रह जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।
Grace Textile with 3 locations to serve you better. Hi, I'm Buddy, your talking flyer. Find everything for your home and family at Grace Textile, where thousands of items are always on super sale. This week, save on Fabric shower curtain, only $1.99. Fabric tablecloth, only $3.99. Sheet set, only $11.99. 7-piece queen size comforter set, $39.99. And remember, it's all at Grace Textile. At Grace Textile. Why are you naked and stuck in a coil? Just get me out of here. I'm Bobby with an I. Chosen with a Ozen. I is back and I is still black. You don't know what you're talking about. Booyaka, booyaka! It's a red tide, Lester. Do you think this could be like an organized crime thing? Oh, jeez. FXX. Free preview ends soon. Contact your service provider to order. Catch up now. स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रोग्राम क्या बात है मैं हूं आपका होस्ट कीर्ति जसवाल। बातचीत हम कर रहे थे इंडो और अमेरिका के रिलेशनशिप के बारे में और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वीज़ा तो बाय डिफॉल्ट सर लग गया, लेकिन अब रिलेशनशिप कैसे होंगे इसके बारे में जानना। देखिए क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जितने भी इंडियन जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने मोदी साहब के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और वो चाहते हैं कि अमेरिका की मार्केट में हम घुसें। देखिए यूरोपियन मार्केट में और अफ्रीका की मार्केट में वो ऑलरेडी जा चुके हुए हैं। नाउ दे वांट टू कम टू अमेरिकन मार्केट। उसके लिए उनको मदद चाहिए मोदी साहब की। मोदी साहब को भी चाहिए अमेरिका के साथ रिलेशनशिप काफ़ी आगे बढ़ाने का। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास सबसे बेस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। अगर हम चाहते हैं, हिंदुस्तान का ये एक्सपेक्टेशन है कि बाई 2050 30% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड बाई न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो वो 30% के लिए बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हों। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो लगने हैं वहाँ पर जो कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे कि भोपाल में हुआ था, तो वो सारे का सारा जिम्मा जो है वो कंपनीज के ऊपर है। पिछली बार मनमोहन सिंह चाहते थे कि इसके ऊपर कैप लगे, लेकिन वो सक्सीड नहीं हुए। तो वो ये चाहते हैं जितनी भी कंपनियाँ, चाहे वो फ्रांस की है, चाहे एक रशिया ही ऐसा कंट्री है, हाँ, क्योंकि उनको पता है कि हमारे कुछ हो भी गया तो हमसे किसी ने क्या ले लेना। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा एथिकली अपने आप को मानते हैं, तो इसलिए ये कहते हैं कि वहाँ पर कैप लगनी चाहिए जिसमें 30% हमारा हो जी। अगर कोई फॉल्ट हो गया तो 30% तक हम पे करेंगे, 40% तक। सो देयर शुड बी ए कैप। सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम एज फार एज न्यूक्लियर एनर्जी इज कंसर्न, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो अमेरिका हो। कनाडा वाले भी चाहते हैं। देखिए एक जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं न्यूक्लियर का तो यू आर टॉकिंग ऑफ $10 बिलियन। तो $10 बिलियन कैंडू प्रोजेक्ट भी अगर ये बेचे तो 10 बिलियन यहाँ से आ जाएगा। वो 3-4 बेचे तो 40-50 बिलियन का प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एंड आई पर्सनली फील कि ठीक है, मोदी साहब के दिल में बहुत रोष होगा उनके बारे में, लेकिन वो है बिजनेसमैन और एज ए बिजनेसमैन जब वो सोचेंगे और हिंदुस्तान के बारे में सोचेंगे तो अमेरिका के साथ वो बहुत अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। मनन जी, बात करते हैं आपके साथ कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे वादे कर दिए हैं, आई थिंक द होप्स आर स्काई रॉकेटिंग, तो क्या लगता है कि जी वादे पूरे कर सकेंगी मोदी सरकार? बिल्कुल जी, वादे जरूर पूरे करेगी क्योंकि उनका जो मोटो है कि मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट, उस वादे के ऊपर उन्होंने इनिशियल स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपना फ्री हैंड दिखाया है जो से ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग में, और उन्होंने कहा है कि भाई डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए और वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि जो भी उन्होंने वादे, ठीक है बहुत सारे वादे ऐसे भी हैं जो लगता है कि उसको काफी समय लग जाएगा, लेकिन दे विल वर्क इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज दे हैव द फ्री हैंड। और एक कोशिश उनकी यही है कि पूरे पैन इंडिया में डेवलपमेंट हो और जो उनसे बिजनेस फ्रेंडली माहौल पैदा हो, और इसीलिए वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी अच्छा माहौल चाहते हैं। और जो अब सितंबर में वो अमेरिका आएंगे, मेरे ख्याल वहां पर आकर भी उनकी जो कोशिश यही होगी कि इंडो अमेरिकन के साथ मिलकर, अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। मनन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि बड़े अच्छे वो डेवलप करना चाहते हैं इंडिया में। जी जी। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो डिफरेंट स्टेट्स है वहाँ पर डिफरेंट पार्टीज रूल कर रही हैं जी। उनको अपने साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। ऐसी पार्टियां एसपी जैसे जो कि यूपी की पार्टी
पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, जो ऐसी पार्टियां हैं वो तो इनका फेस देखने को तैयार नहीं है। तो अपने जो इन्होंने इंप्लीमेंट प्रोग्राम करने हैं, मुझे बताइए कैसे करेंगे? देखिए उन रीजनल पार्टीज को भी पता है कि अगर वो डेवलपमेंट का मॉडल नहीं तैयार करेंगे, उनको लोगों ने दोबारा वोट नहीं देनी, क्योंकि लोग अब तंग आ चुके हैं। लोग अब चाहते हैं परफॉर्मेंस, लोग अब चाहते हैं गवर्नेंस, लोग एक चाहते हैं एफिशिएंट सरकार। आपको पता है नवीन पटनायक जो है वो चौथी बार इलेक्ट हुआ है, लोगों ने उसको चौथी बार इलेक्ट किया। हिंदुस्तान में हिस्ट्री बन गई है कि वो चौथी बार इलेक्ट हुआ है। नीतीश कुमार इलेक्ट हुआ। इस तरीके से और जो गवर्नमेंट है जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में अच्छे काम किए, वो बन गई, छत्तीसगढ़ की बन गई। तो ये गवर्नमेंट जो है वो लोकल लेवल पर परफॉर्म कर रही है। शाह साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपने देखिए जो जिन गवर्नमेंट्स की बात की है वो उनके साथ काम करेंगे, मैं बता देता हूं क्यों। उसकी पहली वजह तो ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में इस समय बीजेपी सरकार है, वो तो इनकी अपनी सरकार, ठीक है। दूसरे आपने जो नाम लिए हैं नवीन पटनायक, आपको पता है कि यस वो कांग्रेस के साथ कभी भी अलाइड नहीं थे, इनके साथ फॉर्मली अलाइड नहीं है, लेकिन इनके साथ काम करने के लिए तैयार है। जयललिता, क्योंकि इनको आपको पता है कि राज्यसभा में इनको सपोर्ट चाहिए इस समय बीजेपी को, तो जयललिता के साथ भी इट्स अ चिकन एंड एग स्टोरी कि जी पहले मैं आपके पास आऊं कि पहले आप मेरे पास आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों इकट्ठे काम करेंगे। उसका रीजन भी आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए आज की डेट में कुछ ना कहिए, जो इन्वेस्टिगेशन कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर भी इनके हाथ में है। इसके अलावा नीतीश कुमार की पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, चाहे आप अभी लोकसभा इलेक्शंस की बात कर लिया, और इवन अगर उनको प्रोविंस में बिहार में भी बरकरार रहना है तो आपको पता है कि वो लालू प्रसाद यादव की सहायता लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी तरह जो समाजवादी पार्टी है उनको पता है कि द वे they have been decimated in the Lok Sabha polls, so they also very well understand this कि अगर हमने हालात पे नहीं काबू किया, खासकर अगर हमने डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं लिया, कुछ ना कुछ काम नहीं किया, तो हमारे लिए भी यहाँ बचे रहना मुश्किल होगा। जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए, जम्मू कश्मीर भी उनको पता है कि 6 सीटें थी, 6 में से एक भी सीट फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब को नहीं मिली। तो अब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन एक ऐसा इलेक्शन उनकी स्टेट में हुआ जम्मू कश्मीर में कि 6 में से एक भी सीट ना जीत पाए। 29 स्टेटों को, सिर्फ 3-4 स्टेटों को छोड़कर जहां पर इनका राज है बीजेपी का, बाकी सब जगह पर हर स्टेट ये मांग रही है। आप आंध्र प्रदेश की 2 स्टेटों को ले लीजिए, आप तमिलनाडु को ले लीजिए, आप उड़ीसा को ले लीजिए, आप इसको यूपी को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, वो सारे कह रहे हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दो। स्पेशल स्टेटस देने से बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसा ही नहीं है, किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर वो तरक्की कैसे होगी? देखिए स्पेशल स्टेटस देने से ही तरक्की नहीं होगी। आई थिंक द चीफ मिनिस्टर्स दे विल हैव टू ब्रिंग आउट देयर ओन प्लान्स। देखिए अगर छत्तीसगढ़ में तरक्की हुई है, अगर मध्य प्रदेश में तरक्की हुई, मैं जिन स्टेट्स के नाम अभी ले रहा हूं, चाहे अगर बिहार में जितनी तरक्की हुई है, चाहे गुजरात में जितनी तरक्की हुई है, ये स्टेट्स ने अपने दम पर तरक्की की है, ठीक है। अगर ये बहाना जो हम पंजाब में भी लगाते रहे हैं कि ठीक है जी सेंटर से हमें सपोर्ट नहीं मिलती, बहुत सारे इश्यूज है जो वहां बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ले लीजिए, जो सिचुएशन प्रॉब्लम बिहार में भी है, जो सिचुएशन यूपी में भी आजकल बहुत ज्यादा है, और जो सिचुएशन पंजाब में भी रही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा उनके पास है। आखिर आप मुझे बताइए कि अगर अमृतसर में अगर कोई इश्यू हो रहा है तो वहां पर जो पुलिस है वो किसके कंट्रोल में है? वो तो स्टेट पुलिस के कंट्रोल में है। अगर यूपी में कुछ हो रहा है, हम सारे जानते हैं, बड़े सारे इश्यूज रिसेंटली हुए, तो वहां की जो पुलिस है वो स्टेट के कंट्रोल में है। इसके अलावा अगर सड़कें बनानी है, फंडिंग आपको जरूर मिलती है फेडरल लेवल से, लेकिन वो फिर आपके कंट्रोल में है। बहुत एजुकेशन आपके पास है। देखिए फॉरेन पॉलिसी को छोड़ दे, 2-4 और मोटी मोटी चीजों को छोड़ दे, बाकी सब चीजें तो स्टेट के पास है। यही मैं मन्नन साहब की बात के इसलिए ये कह रहा हूं कि देखिए उन सब स्टेटों को साथ लेके चलेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी, वरना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और देखिए जो पॉलिटिकल एंड्स होते हैं, आफ्टर मोदी साहब को 33% वोटें पड़ी हैं, 67% अभी भी हिंदुस्तान के लोग उनके अगेंस्ट हैं। तो वो जो 67% के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें। मेरा ये कहने का मतलब है इतना स्मूथ उन 67 में से इसमें आप देखिए उमर अब्दुल्ला उनकी तारीफ कर चुके हैं। देखिए तारीफ करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए मैं चैलेंजेस बहुत हैं नरेंद्र मोदी के सामने, बहुत सारे चैलेंज है, ये बात मैं डेफिनेटली मानता हूं, लेकिन शशि थरूर द सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस, ठीक है, जो स्पोक्स पर्सन भी रहे, जो उनके ही इज सॉर्ट ऑफ द फेस ऑफ द कांग्रेस, शशि थरूर ने खुल के तारीफ कर दी, दो ही इज फेसिंग द फ्लैग फॉर दैट, बट ही हैज सर्टेनली
praised नरेंद्र मोदी। आयर ने आज उसको ये कह दिया कि शशि थरूर पागल है। उसने ये लफ्ज यूज कर दिया, उसने कहा कि ये जो उसने कहा है मनीष शंकर अय्यर जो है, देखिए वो सब साइकोफेंसी के ऊपर अभी जी रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, समय इजाजत नहीं दे रहा। अगले हफ्ते आप दोनों से कुछ और मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। मैं जानता हूँ अभी तो शुरुआत हुई है। समय आज इजाजत नहीं दे रहा था, अगले हफ्ते जरूर कुछ और मुद्दों पर बातचीत हमारे इन्हीं दोनों गेस्ट के साथ जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम क्या